चंपा की कहानियाँ। भारत के एक सुदूर कोने में हरी भरी पहाड़ियों और कलकल बहती नदी के बीच चंदनपुर नाम का एक गांव बसा था। चंदनपुर अपनी सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती थे और अपनी ज़मीन को ही अपनी माँ मानते थे। सुबह होते ही गांव में गायों की घंटियाँ और किसानों के लोकगीत गूंजने लगते थे। यहाँ न तो बहुत अधिक अमीरी थी और न ही कोई भूखा सोता था। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती थी। इस गांव में दीनानाथ नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। दीनानाथ के पास बहुत अधिक जमीन नहीं थी, बस कुछ बीघा खेत और एक छोटा सा फलों का बगीचा था। लेकिन दीनानाथ की असली दौलत उसकी ईमानदारी और उसका बेटा राघव था। राघव अपने पिता की तरह ही कर्मठ और नेकदिल था। उसने शहर जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की थी, लेकिन उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू शहर की चकाचौंध से ज्यादा प्यारी थी। वह मानता था कि सच्चा सुख अपनी मेहनत की कमाई और अपनों के साथ में है। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो न जाने कितनी पीढ़ियों का गवाह था। गांव की पंचायतें, सुख दुख की बातें और त्योहार इसी पेड़ की छाव में मनाए जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं न कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गांव में एक बड़ी चमचमाती हुई लाल गाड़ी आई। धूल के गुब्बार उड़ाती हुई वह गाड़ी बरगद के पेड़ के पास रुकी। गांव वाले, जिन्होंने बैलगाड़ियां और साइकिलें ही देखी थी, आश्चर्य से उसे देखने लगे। गाड़ी से एक पतले लंबे कद का आदमी उतरा। उसने रेशमी कुर्ता और गले में सोने की मोटी चेन पहनी हुई थी। उसका नाम था सेठ करोरीमल। सेठ करोरीमल शहर का एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने सुना था कि चंदनपुर की जमीन के नीचे कुछ कीमती खनिजों के अंश हो सकते हैं, या फिर वह यहाँ कोई बड़ा रिजर्व बनाना चाहता था। लेकिन उसने अपना असली मकसद छुपाए रखा। उस शायद पंचायत बुलाई गई। सरपंच जी और गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सेठ करोरीमल ने बड़ी लच्छेदार बातें शुरू की। मेरे प्यारे किसान भाइयों, सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं शहर से आया हूँ, लेकिन मेरा दिल गांवों में बसता है। मैंने देखा है कि आप लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी आपके पास पक्के मकान नहीं है। आपके बच्चे शहरों में नहीं पढ़ पाते। मैं आपकी किस्मत बदलने आया हूँ। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। सेठ ने अपनी योजना बताई। मैं यहाँ एक बड़ी हर्बल दवाइयों की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी जमीन चाहिए। मैं आपको आपकी जमीन की बाजार कीमत से 3 गुना नहीं 4 गुना दाम दूंगा, और साथ ही घर के हर एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। अब आपको धूप में जलने और बारिश में भीगने की जरूरत नहीं होगी। 4 गुना दाम। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, और फिर अचानक कानाफूसी शुरू हो गई। जहाँ एक फसल के लिए किसान साल भर इंतजार करते थे, वहाँ रातों रात लखपति बनने का सपना दिखाया जा रहा था। अगले कुछ हफ्तों में चंदनपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो किसान अपनी जमीन को माँ कहते थे, अब वही जमीन उन्हें नोटों की गर्दी नजर आने लगी। हर चौपाल पर बस यही चर्चा थी कि जमीन बेचकर शहर में घर लेंगे, गाड़ी लेंगे। एक एक करके लोगों ने अपनी जमीनें सेठ को बेचनी शुरू कर दी। दीनानाथ के पड़ोसी रामकिशन ने सबसे पहले अपनी उपजाऊ जमीन बेची और एक मोटरसाइकिल ले आया। भले ही उसे चलानी नहीं आती थी, उसे देखकर दूसरे भी ललचा गए। लेकिन दीनानाथ और राघव शांत थे। जब सेठ करोरीमल उनके पास आया, तो दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यह जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। इसने हमें कभी भूखा नहीं रखा। मैं इसे बेचकर पैसों का क्या करूंगा? पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह धरती पीढ़ियों तक साथ निभाएगी। सेठ ने बहुत दबाव डाला, लालच दिया, यहाँ तक कि गांव वालों को भी उनके खिलाफ भड़काया। लोग कहने लगे, दीनानाथ पागल हो गया है। खुद तो तरक्की करना नहीं चाहता, गांव की तरक्की भी रोक रहा है। राघव ने अपने पिता का साथ दिया। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। काका, अपनी जमीन मत बेचो। यह सेठ आज मीठी बातें कर रहा है,
लेकिन जब जमीन हाथ से निकल जाएगी तो हम मजदूर बन जाएंगे। अपनी जमीन पर हम राजा है, फैक्ट्री में हम नौकर होंगे। लेकिन लालच की पट्टी आंखों पर बंध चुकी थी। राघव की बातों का मजाक उड़ाया गया। गांव का भाईचारा टूटने लगा। जिन खेतों में सामूहिक रूप से कटाई होती थी, अब वहां मेढों पर झगड़े होने लगे। आधे से ज्यादा गांव ने अपनी जमीन बेच दी। 2 साल बीत गए। सेठ की फैक्ट्री का काम शुरू तो हुआ, लेकिन बहुत धीमी गति से। जिन लोगों ने जमीनें बेची थीं, उनके पैसे ऐशो आराम, दिखावे और शहर की नकल करने में खर्च होने लगे। मोटरसाइकिलें खराब होकर कोनों में खड़ी हो गईं क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं थे। वादा की गई नौकरियां मिली, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी और काम बहुत कठिन। सेठ के मुनीम अब गांव वालों को डांट-डपट कर बात करते थे। सबसे बुरा तब हुआ जब मॉनसून ने धोखा दे दिया। उस साल भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और नदियां सूखने लगी थीं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी थीं, उनके पास न तो अनाज था और न ही पशुओं के लिए चारा। फैक्ट्री का काम भी रुक गया और सेठ ने सबको नौकरी से निकाल दिया, यह कहकर कि मंदी का दौर है। जो लोग कल तक लखपति बने घूम रहे थे, आज उनके पास खाने के लाले पड़ गए। शहर से लाया गया राशन महंगा था और उनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। दूसरी ओर राघव और दीनानाथ ने अपनी सूझबूझ से काम लिया था। उन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ वर्षा जल संचयन का इंतजाम किया था। उन्होंने अपने खेत के एक हिस्से में तालाब खुदवाया था, जिसमें बारिश का पानी जमा था। जब पूरा गांव पानी के लिए त्राही कर रहा था, राघव के खेत में ज्वार और बाजरे की फसल लहलहा रही थी, क्योंकि ये कम पानी में उगने वाली फसलें थीं। गांव में भूखमरी की नौबत आ गई। सेठ करोड़ीमल, जिसे गांव वालों ने मसीहा समझा था, अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रातों रात शहर भाग गया। जाते जाते वह यह भी कह गया कि प्रोजेक्ट रद्द हो गया है। अब गांव वालों के पास न जमीन थी, न पैसा और न ही सेठ। रामकिशन, जिसने सबसे पहले जमीन बेची थी, आज सबसे ज्यादा दुखी था। उसका बेटा बीमार था और घर में अन्न का एक दाना नहीं था। शर्मिंदगी के मारे वह दीनानाथ के घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन राघव से यह देखा नहीं गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, गांव वाले चाहे जो भी कहें, तो वे हमारे अपने ही। उनकी गलती की सजा हम उन्हें भूखा मरने देकर नहीं दे सकते। दीनानाथ ने गर्व से बेटे को कहा, तूने आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। बेटा, जा अनाज के कोठार खोल दे। राघव ने गांव के बीचों बीच उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक लंगर का आयोजन किया। उसने ऐलान करवाया कि जिसके पास खाने को नहीं है, वह यहाँ से अनाज ले जा सकता है। साथ ही उसने अपने तालाब का पानी भी सबके लिए खोल दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। सबकी आंखें झुकी हुई थीं। रामकिशन आगे आया और दीनानाथ के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। काका, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। हमने अपनी माँ जैसी जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया और उस ठग पर भरोसा किया। आपने सही कहा था, असली दौलत यह जमीन और हमारी मेहनत है, कागज के नोट नहीं। सरपंच जी भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। राघव ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सेठ भाग गया है, लेकिन जमीन तो यही है। कानूनी तौर पर हम लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी भूख और गरीबी से लड़ना होगा। मेरे पास जो बीज और अनाज है, हम उसे मिल बांध कर इस्तेमाल करेंगे। हम फिर से साझा खेती करेंगे। जिनके पास थोड़ी जमीन बची है, हम सब मिलकर उस पर मेहनत करेंगे और जो उपज होगी उसे सब में बांटेंगे। उस दिन चंदनपुर ने एक नया पाठ पढ़ा। विपत्ति ने उन्हें फिर से एक कर दिया था। अगले 1 साल तक चंदनपुर के लोगों ने जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने राघव को अपना नेता मान लिया। सबने मिलकर उन खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया जो सेठ के निर्माण कार्य के कारण बंजर हो रहे थे। गांव के युवाओं ने, जो शहर की चकाचौंध में भटक गए थे, वापस कुदाल और फावड़ा उठा लिया। राघव ने अपनी शहर की पढ़ाई का इस्तेमाल किया। उसने गांव वालों को
जैविक खेती सिखाई। उन्होंने रसायनों का प्रयोग बंद कर दिया और गोबर की खाद का इस्तेमाल शुरू किया। इससे न केवल खर्चा कम हुआ बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बढ़ी। उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने अचार, पापड़ और हस्तशिल्प बनाकर शहर में बेचना शुरू किया। इस बार बिचौलिया कोई सेठ नहीं था, बल्कि गांव के ही पढ़े लिखे युवा सीधे बाजार में सामान बेचते थे। धीरे धीरे गांव की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। 1 साल बाद जब अच्छी बारिश हुई तो चंदनपुर की धरती फिर से सोना उगलने लगी। 5 साल बाद चंदनपुर अब पहले से भी ज्यादा समृद्ध था। अब वहाँ पक्के मकान थे, स्कूल था और बिजली भी थी। लेकिन यह समृद्धि किसी सेठ की खैरात नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी मेहनत और एकता का फल था। दीनानाथ अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। वे अक्सर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। एक शाम गांव के बच्चे उनके पास कहानी सुनने आए। एक बच्चे ने पूछा, बाबा, असली खजाना क्या होता है, सोना या चांदी? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, बेटा, सोना चांदी तो आनी जानी छाया है, आज है कल नहीं। असली खजाना 3 चीजें होती है। एक संतोष, जो रूखी सूखी खाकर भी खुश रहे, वही सबसे अमीर है। 2 ईमानदारी, गलत रास्ते से कमाया धन कभी फलता फूलता नहीं है, जैसे सेठ का पैसा गांव वालों के काम नहीं आया। 3 एकता और अपनी मिट्टी, जब तुम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हो और एक दूसरे का साथ देते हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम अक्सर वह भी खो देते हैं जो हमारे पास पहले से है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई कहानी आप तक पहुंच सके।